नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रेन बूस्टर में। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए जिस सुपर शॉर्ट को लेकर आया हूँ वो है क्लास 9th के लिए, जो कि क्लास 9th का आपका पहला चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी हमारे आसपास के जो मैटर होते हैं, पदार्थ जिसे हम हिंदी में कहते हैं, हम उनके बारे में जानने समझने की कोशिश करेंगे इस सुपर शॉर्ट के अंदर। इसमें आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा और हम इसको बहुत डिटेल में लेकर जाने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। चलिए देखते हैं। देखिए, मैटर को हमें जब समझना होता है, जब हम मैटर की बात करते हैं तो क्या होता है मैटर। देखिए, मैटर होता है हमारा, हम अगर मैटर हमें डिफाइन करना है कि मैटर क्या होता है, तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है, या हम मैटर को अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज मैटर, तो मैटर को कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो मैटर एवरीथिंग, जो भी चीज़ हमारे आसपास है, हमारे आसपास की चीज़ें किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बनी हुई होती हैं और वो चीज़ें जगह घेरती हैं और उनके पास कुछ ना कुछ मास होता है। यानी ऐसी चीज़ें जिनके पास क्या हो, जिनके पास मास हो और वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करती हो, वो क्या हो जाएंगी, आपकी मैटर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? मैटर कहलाती हैं वो। ठीक है भाई। मैटर को अब हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसा आपका लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में। ये लिविंग थिंग्स क्या हो जाएंगी और नॉन लिविंग। देखिए, मैटर जो होगा वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को मिलकर, दोनों को कहा जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा भाई, जो मास है वो तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही के पास होगा और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही होंगी, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, दोनों के ही दोनों स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। तो एग्जांपल्स क्या हो जाते हैं, लिविंग के हो जाएंगे, जैसे ह्यूमंस हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो कि आपके लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं। बैक्टीरिया वगैरह ऑल हैव मासेस और ये कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। वहीं पर जब हम बात करते हैं हमारे नॉन लिविंग थिंग्स की, नॉन लिविंग थिंग्स क्या हो जाते हैं, जैसे आपका वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन, दीज आर एलिमेंट। तो यानी एलिमेंट भी आपके क्या हो गए, नॉन लिविंग थिंग्स हो गए। टॉयज हो गया, टेबल, पेन, पेंसिल, एक्सेट्रा। ठीक है, दीज ऑल आर योर नॉन लिविंग थिंग्स। इज इट क्लियर? आगे देखते हैं। मैटर के बारे में ये हमने जान लिया कि मैटर की सीधी सी बात है, अगर आपसे कभी पूछा जाए व्हाट इज मैटर, यानी एनीथिंग विच हैज मास, कोई भी चीज जिसके पास मास हो प्लस क्या हो, स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो क्या कहलाता है, आपका मैटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है यहाँ पर क्या आप क्या चीजें मैटर नहीं होती हैं। अगर मैं बात करूं, हमने जान लिया मैटर क्या होता है, मास, जिसका कोई किसी ऑब्जेक्ट का या किसी बॉडी का मास होता है और उसके पास क्या होगा, आपको वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अब हम बात करते हैं कि किन चीजों को मैटर नहीं कहा जा सकता है, कि मैटर क्या नहीं होंगे। तो मैटर क्या नहीं हो सकते हैं, लाइक इमोशंस, जिनका देखिए, इमोशंस के पास, जैसे कि हम इमोशंस को कहीं रख सकते हैं क्या, कि भाई मेरे यहाँ इमोशंस रखे, यहाँ से मत जाना। तो इमोशंस को हम कहीं पर प्लेस नहीं कर सकते हैं। इमोशंस का कोई मास नहीं होता है। तो जिन चीजों का ना तो मास होता है और जिन चीजों के पास ना ही वो स्पेस होता है, यानी वो किसी भी स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर सकती हैं, यानी जगह घेरने की उनके पास कैपेबिलिटी ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएंगे आपके, वो आपके मैटर नहीं हो सकते हैं, वो आपके मैटर नहीं होंगे। इज इट क्लियर? जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल्स में, इमोशंस, लव, हेट, फ्रेंडशिप, एटसेट्रा, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें फीलिंग्स हैं। दीज ऑल आर फीलिंग्स। ये आपका मैटर नहीं है। इज इट क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम जब बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं हम। देखिए, क्या थीसिस रही थी एंशियंट टाइम में और मॉडर्न, फिर क्या फिलोसफीज रही थी मैटर को लेकर के। देखिए, साइंस में दिलचस्पी लोगों की बहुत पहले से थी, एंशियंट समय से ही थी। इंसान है, इंसानों को अपने आसपास के चीजों को जानने की बड़ी उत्सुकता रहती थी। ठीक है, तो वहां पर जो एंशियंट जो फिलोसोफर्स थे, कुछ इंडियन फिलोसोफर्स थे, उनका क्या मानना था और आज के मॉडर्न फिलोसोफर्स का क्या मानना है, क्या साइंटिस्टों का कहना है। देखिए, फिलोसफी ऑफ मैटर, मैटर की जो फिलोसफीज थी वो दो कैटेगरीज में बढ़ती है। एक आती है आपकी एंशियंट में और दूसरी आती है आपकी मिडल में, सॉरी मॉडर्न के अंदर। ठीक है, मॉडर्न क्या नाम है, फिलोसफीज। मॉडर्न फिलोसफीज क्या कहती हैं, देखिए, जो एंशियंट फिलोसफर्स थे उनका कहना था कि इस संसार की कोई भी चीज,
कोई भी चीज किससे मिलकर बनी हुई होती है? कुछ 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी हुई होती है। किससे? 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। और वो 5 बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से थे? वो 5 बेसिक एलिमेंट्स आपके अर्थ, फायर, स्काई, एयर और वाटर, जिन्हें कहा जाता था पंच तत्व। पंच तत्व हिंदी में पंच तत्व कहा जाता है और इंग्लिश में पंच तत्व कहा जाता है, जिसमें आपका धरती, आकाश, अग्नि, जल, वायु, ये सारी चीजें मिलाकर के क्या बनते थे? आपके पंच तत्व बनते थे, ठीक है। इन्हीं साइंटिस्टों का मानना था, इन्हीं फिलोसोफर्स का, एंशिएंट फिलोसोफर्स का मानना था कि संसार की कोई भी चीज इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर के बनी हुई होती है। लेकिन ये फिलॉसफी गलत साबित हो जाती है कई मामलों में। देखिए, उसके बाद हमने आज की जो फिलॉसफी है, आज का जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में जब हम जानते हैं तो वो क्या होती हैं। देखिए, फिलॉसफीज के अकॉर्डिंग यानी मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने किस में बांट दिया? फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मैटर को बांटा है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। यानी 2 बेसिक चीजों पर हमने एक मैटर को क्लासिफाई कर दिया है। पहला, उसकी फिजिकल क्या प्रॉपर्टी होंगी, दूसरा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी। इन दोनों के अनुसार हमने उसको किस में बांट दिया है? हमने उसको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया है। चलिए देखते हैं 2 कैटेगरीज कौन सी हैं ये। देखिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं मैटर की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। देखिए, मैटर की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उनमें क्या आएगा कि मैटर जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। मैटर जो होगा, कोई भी चीज है, लेट्स से दैट इट्स अ सॉलिड काइंड ऑफ थिंग। ये एक सॉलिड ब्लॉक है आपके पास, लेकिन जब हम इसको बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो इसमें क्या होगा? ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा इसके अंदर। अब यही वो पार्टिकल्स हो सकते हैं जिसे हम मैटर के पार्टिकल्स कहेंगे। इन्हीं पार्टिकल्स के ऊपर मैटर की फिजिकल स्टेट डिपेंड करती है। कैसे करती है वो देखते हैं हम आगे। देखिए, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। बात सही है कि जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। यही पार्टिकल्स कैसे होते हैं? साइज में बेहद छोटे होते हैं। समझ में आ रहा है? और पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ये पार्टिकल्स यानी एक पार्टिकल के से दूसरे पार्टिकल्स के बीच में कुछ गैप प्रेजेंट होता है। कुछ में वो बहुत कम होता है और कई मैटर में, मतलब कई सब्सटेंस के अंदर, कुछ एलिमेंट्स के अंदर ये क्या होता है? मैटर के अंदर ज्यादा होता है, ठीक है। कहीं पर लेस स्पेस होगा और कहीं पर मोर स्पेस होगा। समझ में आ रहा है? देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। द पार्टिकल्स आर करेंटली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं यानी ये जो मैटर के जो पार्टिकल हैं, ठीक है, ये लगातार क्या होते हैं? मोशन में होते हैं। अब वो मोशन कैसा हो सकता है? वो मोशन फोर एंड बैक डायरेक्शन में हो सकता है, यानी अपनी ही मेन पोजीशन पे रहकर कोई पार्टिकल वाइब्रेट भी कर सकता है और एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर सकता है? वो ट्रांसलोकेट भी कर सकता है या फिर मतलब जा सकता है। पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होती है। अब देखिए, हमने क्या क्या देखा? एक तो पार्टिकल्स के जो होते हैं मैटर के, बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, ठीक है। हमने क्या क्या चीजें देखी? पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, स्मॉल इन साइज। और हमने क्या देखा? पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूविंग होते हैं, मूविंग पार्टिकल। और हमने क्या समझा? हमने देखा पार्टिकल्स, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में एक फोर्स लगती है, ठीक है भाई, जिसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाली एक फोर्स लग रही होती है यहाँ पर, जिसे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और ये मैटर के हर एक पार्टिकल्स के बीच में होगी। कई आपके मैटर में ज्यादा होगी, किसी में कम होगी, बट सभी में होती है, ठीक है भाई। यानी फोर्स का फैक्टर देखा। अगला क्या होता है? देखो, इन्हीं चीजों के आधार पर, इन्हीं पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग मैटर जो है वो फिजिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सॉलिड में, लिक्विड में, किसमें? सॉलिड, ये जो मैटर हो गया, लेट्स रिमूव दिस। हाँ भाई, ये जो मैटर है इसको 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया जाता है। सॉलिड में, लिक्विड में और आपका गैसेस में। समझ में आया?
इन 3 कैटेगरीज में मैटर को कैटेगराइज कर दिया जाता है इसके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। और पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पर डिपेंड करेगी, किसमें ज़्यादा किसमें कम। ठीक है, पार्टिकल्स का मोशन भी डिपेंड करेगा किसमें कम हो रहा है और आपका किसमें ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और फिर क्या होता है, मैटर जो होते हैं वो अपनी स्टेट को भी चेंज कर सकते हैं कि भाई सॉलिड से लिक्विड में जा सकते हैं और लिक्विड से गैस में जा सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम कवर अप करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, तो बने रहिएगा लेक्चर के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी है मैटर की प्रॉपर्टीज है। मैटर आपको पता ही है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसके पास क्या होता है, मास होता है। और मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी 2 तरीके की होती हैं। देखिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं और आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल के अंदर हम पढ़ते हैं इंटेंसिव और आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखिए आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, जैसे कलर हो गया, आपका अपीयरेंस हो गया, ऑर्डर, स्मेल हो गया। ऑर्डर को स्मेल भी कहा जाता है। ठीक है ना, फ्रेग्रेंस, दिस काइंड ऑफ थिंग। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एटसेट्रा। ठीक है, ये सारी क्या हो जाएंगी, आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। और आपकी एक्सटेंसिव, जैसे मास, वॉल्यूम, लेंथ, शेप एटसेट्रा, ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। इज इट क्लियर। और केमिकल की जब हम बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो रिएक्टिविटी, एसिडिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, ये सारी तरीके की एनर्जी, ये जो रिएक्शंस हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया नंबर, हाइड्रेशन नंबर हो गया, एंथैल्पी हो गया। ठीक है, ये हायर क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स हैं, बट ये ऑल आर इंक्लूडेड इन केमिकल प्रॉपर्टीज। ये सारे के सारे मिल करके क्या बनाते हैं, आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज बनाते हैं। तो हमारा ये जो चैप्टर है, इसमें हम फिजिकल क्लासिफिकेशन को ज़्यादा तवज्जो देकर चलेंगे। चलिए, हमारा मेन फोकस इन्हीं पर होगा और चैप्टर नंबर 2 में आप केमिकल रिलेटेड चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, वही जो मैंने आपको बताया कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, बेहद ही छोटे होते हैं। इनके बीच में, इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, आपका स्पेस होता है। इसी स्पेस को हम क्या नाम देते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। समझ में आया भाई, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब पार्टिकल्स का जो कंटिन्यू मोशन होता है, ठीक है, ये होता है काइनेटिक एनर्जी की वजह से। काइनेटिक एनर्जी की वजह से पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली मोशन के अंदर रहते हैं। देखिए, पार्टिकल्स हैव काइनेटिक एनर्जी। जब सॉलिड्स के अंदर ये काइनेटिक एनर्जी आपकी काफ़ी कम होती है, बट गैसेस के अंदर ये काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई मात्रा में पाई जाती है। देखिए, नेक्स्ट पार्ट आता है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 2 पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्टिव नेचर की फोर्स लग रही होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। एक पार्टिकल्स को दूसरे पार्टिकल अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए एक फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट्स कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इज इट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं, कौन कौन से स्टेट होते हैं। देखिए, सॉलिड एक स्टेट, फिजिकल स्टेट, लिक्विड एंड गैस। और भी होते हैं, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन कंडेंसेशन, ये सारी कंडेंसेट, ये आपकी क्या नाम है, मैटर की स्टेट होती हैं। बट मेनली आपकी ये 3 स्टेट आपकी एनसीईआरटी आपको देती है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये 3 स्टेट ऑफ मैटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए इन्हीं के बारे में हम आगे समझेंगे। देखिए, यहाँ पर जो बेसिक पार्टिकल्स हैं मैटर के, यहाँ सॉलिड के पार्टिकल्स कितने नज़दीक हैं, यानी जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा उतना ज़्यादा पार्टिकल्स नज़दीक रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं और इनके बीच का जो गैप है वो बहुत माइन्यूट सा है। इफ़ आई कैन शो यू, इनके बीच का जो गैप है, ये जो गैप है यहाँ पर, यू कैन सी हियर, दिस गैप इज वेरी माइन्यूट। और वहीं पर लिक्विड में आप देख सकते हो ये गैप जो है वो काफी ज्यादा है, और यही गैप काफी ज्यादा बढ़ जाता है आपका गैसेस के अंदर। ठीक है, ये सारा का सारा यानी गैप का बढ़ना और कम होना किन के ऊपर डिपेंड करेगा,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी तो आपका जो गैप है वो डिक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा नज़दीक आते चले जाएंगे। वहीं पर जब आपका जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो पार्टिकल्स फ्रीली मूव करेंगे। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने की वजह से पार्टिकल्स क्या करेंगे? मोशन में आ जाएंगे। समझ में आया? और पार्टिकल रैंडम डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया भाई सभी को? नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है, पहली प्रॉपर्टी है आपकी सॉलिड्स की। यहाँ सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड को हम हिंदी में ठोस कहते हैं। ठोस सब्सटेंस क्या होते हैं? चलिए देखते हैं। सॉलिड्स, देखिए यहाँ पर ये एक ब्लॉक बनाया गया और इसके अंदर के पार्टिकल्स आप देख सकते हो। बहुत ही, मैं कलर चेंज, देखिए यहाँ ये जो पार्टिकल्स हैं ये किस तरीके से क्लोजली पैक्ड हैं, इसको बोलते हैं क्लोजली पैक्ड होना। ठीक है भाई? यानी कि जो सॉलिड होता है उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत नजदीक होते हैं। इनका जो अरेंजमेंट होता है वो बेहद पास पास होता है, जिसकी वजह से इनके अंदर का जो गैप होता है जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है? देखिए पार्टिकल्स इन सॉलिड्स टाइटली पैक्ड होते हैं, काफी ज्यादा ये आस पास पास में अटैच्ड होते हैं। क्यों अटैच होते हैं? क्योंकि इनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है? ये पार्टिकल्स बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं और इनके बीच का जो वॉइड होता है, वॉइड एक टर्म और याद रखिएगा, वॉइड। वॉइड का मतलब भी क्या होता है? स्पेस। जो फ्री स्पेस होता है उसको हम वॉइड भी कहते हैं। ठीक है भाई? तो वो जो खाली जगह है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है, जिस वजह से जो पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पर मेन रोल निभाता है यहाँ पर गैप को कम करने के लिए। देखिए फिर इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो सॉलिड्स के अंदर क्या होती है? बहुत स्ट्रांग, बहुत हाई होती है। ठीक है? जिसके कारण क्या होता है? जो एक रिजिड नेचर आपने देखा होगा, सॉलिड जनरली कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, ठोस होते हैं। ठीक है? इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता आसानी से। ठीक है? उसके पीछे का कारण क्या है? उनके पीछे का कारण भी यही है, पार्टिकल्स का बहुत ज्यादा क्लोज आ जाना, पार्टिकल्स का बहुत ज्यादा नजदीक रहना। और पार्टिकल नजदीक क्यों रहते हैं? आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। ठीक है? इंटरमॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स जो है आपका। देखिए दे आर इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है? यानी इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। लाइक दैट, ये कोई सब्सटेंस है, इसके ऊपर प्रेशर लगाकर हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं। ठीक है? और इनके बीच में नेग्लेजिबल स्पेस होता है। नेग्लेजिबल स्पेस का मतलब वही ना के बराबर। अब सॉलिड्स के पास शेप डिफाइन होती है, यानी कि जो ये एक शेप है, ये शेप क्या रहेगी? एज इट इज रहेगी। ये शेप चेंज नहीं होने वाली है आपकी। ठीक है? कब तक? जब तक इसके ऊपर प्रेशर या फोर्स अप्लाई ना किया जाए, तब तक जो सॉलिड होते हैं वो अपनी शेप को चेंज नहीं करते हैं। इनका फिक्स मास होता है, मास चेंज नहीं कर, मास तो फिक्स ही रहता है। ठीक है ना? और वॉल्यूम, इनके पास फिक्स वॉल्यूम होता है, ये वॉल्यूम भी अपना चेंज नहीं करते हैं। देखिए उसके बाद यहाँ पर जो मैटर है, अगर मैं इसके अंदर, अगर मुझे इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। और क्या हो जाएगा? मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या होगा? जो फोर्स है वो टूटेगा, फोर्स कम पड़ेगा। जहां पर फोर्स कम पड़ेगा वहां पर क्या हो जाएगा? पार्टिकल्स आपका मूव करना स्टार्ट कर देंगे और जो सॉलिड है वो अपना स्टेट चेंज कर सकता है। वो आइदर लिक्विड में आ सकता है और गैस में कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर? देखिए सॉलिड टेंड टू हैव ग्रेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सॉलिड्स के पास क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करा सकते हैं? पास करा सकते हैं। ठीक है? जनरली सॉलिड्स में कंडक्टर और गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है? कंडक्टर जो होते हैं वो अच्छे इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर होते हैं, और इंसुलेटर जो होते हैं या फिर नॉन कंडक्टर होते हैं वो आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराते हैं। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक सॉलिड्स क्लियर हो गया होगा पूरी तरीके से।
एक बार देख लेते हैं सॉलिड्स में हमने बेसिक चीजें क्या पढ़ी। देखिए सॉलिड में हमने जो मेनली चीजें थी हमारी क्या थी, वो थी कि सॉलिड्स का टाइटली पैक्ड होना पार्टिकल्स का, यानी कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पास होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसको आप क्लोजली पैक्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनका क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, सॉरी हाँ जी, मॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो ज्यादा होता है, और इनके बीच का जो स्पेस होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो क्या होता है, काफी कम होता है, ठीक है। स्पेस क्या होता है इनका, नेग्लेजिबल स्पेस होता है इनके पास, और इनकम्प्रेसिबल होते हैं ये, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। इनका नेचर रिजिड होता है, यानी काफी कठोर होते हैं, ठीक है। और शेप, मास और वॉल्यूम, ये इनका क्या रहता है, फिक्स रहता है, क्या रहता है, फिक्स, ठीक है भाई। और टेम्परेचर बढ़ाने पर आपको पता ही है क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट करेंगे रैंडम डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं ये मोशन में तो रहेंगे, बट ये अपनी ही जगह पर क्या करेंगे, वाइब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। इनका बैक एंड फोर्थ मोशन चलता है, ये अपनी ही जगह पर रहकर क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे, ये अपनी पोजीशन को चेंज करके दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, ये क्या करेंगे, अपनी ही पोजीशन पे रहकर अपने आप को वाइब्रेट कराएंगे, ठीक है। आगे देखिए, सॉलिड टेंड्स टू हैव ग्रेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, जो मैटर होंगे, और मैटर में जो आपके मेटल्स होंगे, जो मेटल्स होंगे उनके पास ये कैपेसिटी होती है कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो करते हैं, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, अब बात करते हैं हमारे मैटर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो कि है हमारा लिक्विड। अभी लिक्विड क्या होते हैं, देखिए कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि सॉलिड में भी कॉमन था कि उसका फिक्स, सॉलिड के पास फिक्स शेप होता है, फिक्स शेप होता है, लेकिन ये लिक्विड के पास नहीं होता है, ठीक है। लिक्विड के पास फिक्स वॉल्यूम तो होता है सॉलिड के तरीके से, जैसे सॉलिड में ये फिक्स वॉल्यूम हो गया, यहाँ पर भी फिक्स वॉल्यूम है, बट इनका कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है, क्लियर। और इनका साइज भी कोई फिक्स मतलब नहीं रहता। देखिए यहाँ पे लिक्विड है, और लिक्विड के पार्टिकल देखिए, इनके बीच में आपको गैप भी नजर आ रहा होगा, यू कैन सी यहाँ पर ये जो गैप है, ठीक है, ये जो वॉइड है, ठीक है। लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड से ज्यादा गैप प्रेजेंट होता है, क्यों, क्योंकि जो इनके पास देखिए, लिक्विड्स आर मोर कंप्रेसिबल इन नेचर देन सॉलिड। देखिए लिक्विड भी जनरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, बट स्मॉल अमाउंट में, सॉलिड के कंपैरिजन में हम इनको कंपेयर करें तो सॉलिड से सॉलिड इनकम्प्रेसिबल थे पूरी तरीके से, ठीक है। सॉलिड्स को एक्सेप्शन केस आप बात कर सकते हो, जैसे स्पॉन्ज, स्पॉन्ज हो गया आपका, ठीक है। स्पॉन्ज को हम कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, फोर्स लगाने पर, इस पर प्रेशर अप्लाई करने पर ये कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेस होगा क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा गैप प्रेजेंट होता है, ठीक है। और मतलब एयर बबल्स प्रेजेंट होते हैं, एयर सैक प्रेजेंट होते हैं, जहां पर एयर फिल हो जाती है, जब हम इसको कंप्रेस करते हैं तो वो एयर आउट हो जाती है, बाहर आ जाती है, जिस वजह से ये कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। इस फोर्स हटाने पर, फोर्स रिमूव करने पर वापस से अपनी शेप को रीगेन कर लेता है, बट ये अपनी मदद, अपनी ही अपने आप एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो नहीं कर सकता है, मूव नहीं कर सकता है, ठीक है, जिस वजह से हम इसे सॉलिड की कैटेगरी में रखते हैं। लाइक रबर बैंड हो गया, फोर्स लगाने पर ये अपनी शेप को चेंज करते हैं। शेप चेंज कब करेंगे, जब इन पर फोर्स लगता है, अदरवाइज ये अपनी शेप को चेंज नहीं करते हैं। चलिए, तो जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होते हैं, लिक्विड स्मॉल अमाउंट में या क्वाइटली क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं, बट इन जर्नली हम देखें तो ये भी इनकम्प्रेसिबल ही रहते हैं, ठीक है। लिक्विड के पास टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते हैं, लिक्विड फ्लो कर सकते हैं। लिक्विड्स के पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज्यादा होती है, ठीक है भाई। जो लिक्विड्स होंगे हमारे, लिक्विड्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सॉलिड से ज्यादा होती है, समझ में आया। सॉलिड में ये काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, जिस वजह से उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं कर पाते हैं, बट लिक्विड में यही जो चीज होती है ये ज्यादा होती है, ठीक है, जिस वजह से पार्टिकल्स फ्लो कर पाते हैं, ठीक है। और देखिए आगे,
और जो इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है सॉलिड के मुकाबले, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी भी सॉलिड के मुकाबले ज़्यादा है। एग्जाम्पल के लिए वाटर है, ठीक है, जो कि एक लिक्विड का एग्जाम्पल हो जाता है। पानी आपने देखा होगा, एक सरफेस पे अगर पानी को छोड़ा वो बहकर दूसरी सरफेस तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है जो कि उन पार्टिकल्स को मोशन करा रही है। तो मोशन में क्या हो रहा है, एक पार्टिकल दूसरी जगह तक जा पा रहा है। इज इट क्लियर? मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, अब बात करते हैं गैस की। हमारे तीसरा क्लासिफिकेशन है मैटर का, गैसेस। ये गैसेस क्या होते हैं? गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। गैसेस को हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब गैसेस जो होती हैं आपकी हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, इनको कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। गैसेस एक्सपेंड होती हैं। समझ में आ रहा है? गैसेस अपना, देखिए, गैसेस में कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है। एक पॉइंट और जोड़ लीजिए, हैव नॉट फिक्स वॉल्यूम। गैसेस का कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। वॉल्यूम ये इंक्रीज क्योंकि एक्सपेंड हो रही हैं। गैसेस अपने आप को एक्सपेंड कर सकती हैं। आपने देखा होगा कि स्मोक कहीं से निकल रहा होगा और वो धीरे धीरे पूरे इन्वायरमेंट में फैल जाएगा, ठीक है। तो वहां पर इसका मतलब क्या है कि गैसेस अपने आप को एक्सपेंड करती हैं, ठीक है। ये ज्यादा स्पेस कवर करती हैं। सॉलिड लिक्विड के कंपैरिजन में ये मोर स्पेस कवर करेंगी, ठीक है। और क्या होता है, डिफ्यूज जो इनके पास डिफ्यूजन की एबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है, गैसेस के अंदर। क्योंकि गैसेस, आपने एयर देखा होगा, एयर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सिवियरली डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स हो गए, गैसेस हो गई, डिफरेंट गैसेस गैसेस हो गया, अलग अलग गैसेस का मिक्सचर होता है आपका एयर। तो यानी गैसेस, और एक गैस नहीं होती आपके एयर में। ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाएगा, आपका क्लोरीन अमाउंट में पाया जाएगा, सल्फर पाया जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाएगा। कितनी तरीके की गैसेस हैं जो आपके एयर में पाई जा रही हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या, ये काफी ज्यादा आपका डिफ्यूजिबिलिटी इनके पास होती है, ठीक है। इनकी डेंसिटी बेहद लो होती है। देखिए, सॉलिड की जो डेंसिटी थी वो ज्यादा होती है। लेट मी चेंज द कलर। जो सॉलिड्स होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा डेंसिटी होती है। और लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है। और गैसेस की डेंसिटी बेहद कम होती है। समझ में आया? सबसे ज्यादा डेंसिटी सॉलिड्स के पास, देन लिक्विड के पास, और फिर गैसेस के पास हमारी डेंसिटी ज्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए, जो एक्सटर्शन, जो आपका प्रेशर, जो गैसेस होती हैं वो क्या काम करती हैं, जिस कंटेनर में इनको रखा जाएगा उसके ऊपर ये प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। जैसे गैसेस के पार्टिकल हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, और ये उस कंटेनर की वॉल पर क्या कर रहे होंगे, प्रेशर को एक्सर्ट कर रहे होंगे। समझ में आया? चलिए, ये आई थिंक क्लियर। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेजी से, क्या नाम है, गैसेस जो होती हैं वो एक्सपेंड होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको दिखाया गया तीनों स्टेट है मैटर के, जहां पर आप इनकी प्रॉपर, इनकी क्लास, इनका कंपैरिजन देख सकते हैं। देखिए पार्टिकल्स, यहाँ पर क्या नाम है, जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखिए, एक पैटर्न चलता है यहाँ पर अरेंजमेंट का। यहाँ रैंडमली चल रहा होता है, यहाँ पर कोई एक फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता है पार्टिकल्स का। और यहाँ पर तो गैप देखिए आप, यहाँ पर कोई भी अरेंजमेंट नहीं है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी मिड रेंज में पाई जाती है, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी बहुत लो होती है। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा होता है, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिड में पाया जाता है, मतलब नॉर्मल। और यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर गैप बहुत कम होता है, गैप बेहद कम होता है। लिक्विड्स के अंदर आपका गैप सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, सॉलिड के कंपैरिजन में। और गैसेस के अंदर ये जो वॉइड होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है भाई। पार्टिकल्स सभी के स्मॉल होते हैं, पार्टिकल्स के बीच का अरेंजमेंट सभी का डिफरेंट हो सकता है, किसके अकॉर्डिंग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग। समझ में आया? नेक्स्ट वर्ड आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर पूरा का पूरा जो क्लासिफिकेशन है वो आप लोगों के लिए एक टेबुलर फॉर्म में बना दिया गया है। जैसे पार्टिकल्स क्या होते हैं सॉलिड्स के, लेट मी चेंज द कलर।
देखिए जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग सॉलिड्स में क्या होता है, टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में लूजली पैक्ड होते हैं, और गैसेस के अंदर इंडिपेंडेंट होते हैं, रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। शेप के अकॉर्डिंग जो सॉलिड्स होते हैं उनका शेप फिक्स होता है, लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है। जिस भी बर्तन में, जिस भी कंटेनर में आप इन्हें रख देंगे, ये उन्हीं का शेप ले लेते हैं। गैसेस के पास कोई फिक्स शेप नहीं होता है। ठीक है। वॉल्यूम, सॉलिड्स का वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है, यानी कि जो वॉल्यूम है उतना ही रहेगा। लिक्विड्स के अंदर भी वॉल्यूम फिक्स रहता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। बट गैसेस के अंदर कोई भी फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। गैसेस अपने आप को एक्सपेंड करती हैं और वो अपना वॉल्यूम चेंज कर सकती हैं। रिजिडिटी, कठोरता, जो सॉलिड होते हैं वो आपके हाईली रिजिड होते हैं, लिक्विड लेस होते हैं, और आपका जो गैसेस होते हैं वो रिजिड होते ही नहीं है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, फोर्स की, तो सॉलिड के पास फोर्स क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग फोर्स होता है। लिक्विड्स के पास वो आपका इंटरमीडिएट होता है, यानी सॉलिड से क्या होगा, कम होगा, और आपका गैसेस से ज्यादा होता है। और गैसेस के पास ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत कमजोर फोर्स लगता है यहाँ पर। ठीक है। अगर ज्यादा फोर्स लगता है तो पार्टिकल बहुत पास पास आ जाते हैं। ठीक है। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी का मतलब बहना होता है। ठीक है। सॉलिड्स बह नहीं सकते हैं। ठीक है ना, ये क्या नाम है आपके, ये अपनी स्टेट को भी चेंज नहीं करते हैं। फ्लूइड्स की कैटेगरी में फ्लूइड, 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 फ्लूइड का मतलब होता है बहना, ऐसी चीजें जो बह सकती हैं। और इसमें आपकी दो चीजें आती हैं, एक आता है लिक्विड और आपका गैसेस। ये दोनों ही चीजें फ्लो कर सकती हैं, अपनी जगह को चेंज कर सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं सेल्फली, खुद से। ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड्स कहते हैं। देखिए, अब फ्लूइडिटी लिक्विड्स में होती है, गैसेस में होती है, बिकॉज दे ऑल कैन, मतलब दे बोथ कैन, यानी लिक्विड्स एंड गैस कैन फ्लो। कंप्रेसिबिलिटी, जब हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी यानी कितना दबाया जा सकता है किसी सॉलिड को। तो देखिए, सॉलिड में तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, ना के बराबर, मतलब होती ही नहीं है। सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। एक्सेप्शन आता है आपका क्या, एक्सेप्शन में आप पढ़ सकते हो, एक स्पॉन्ज और रबड़ बैंड, रबड़ हो गया, एटसेट्रा, ये आपके क्या हो जाएंगे, एक्सेप्शन हो जाएंगे। ठीक है भाई। अब लिक्विड्स की जब हम बात करते हैं तो स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं, बट ये भी इनकम्प्रेसिबल की कैटेगरी में ही रखे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत माइन्यूट ही कंप्रेस होते हैं। ठीक है। गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, जिसके कारण इनके इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह को क्या कर सकते हैं, गैसेस को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ एलपीजी आता है, एलपीजी जो गैस सिलेंडर आते हैं वो क्या होते हैं, आप लोगों के यहाँ जो एलपीजी सप्लाई होती है तो पाइपलाइन के माध्यम से सप्लाई होती होगी, या सिलेंडर की फॉर्म में सिलेंड्रिकुलर के अंदर फिल करके इस एलपीजी को ट्रांसफर किया जाता है। ऐसा पॉसिबल क्यों है, गैसेस को हम कैसे सप्लाई कर सकते हैं, तो गैसेस को सप्लाई किया जाता है कंप्रेस करके, इनको लिक्विफाइड किया जाता है, कंटेनर में फिल किया जाता है, और इनको एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई किया जाता है। इज इट क्लियर। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, सॉलिड की डेंसिटी जनरली काफी हाई होती है, लिक्विड्स में लो होती है, और गैसेस की बेहद कम डेंसिटी होती है। उसी तरीके से जो डिफ्यूजिबिलिटी होती है, यानी कि कोई सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कितना ज्यादा घुल पाता है, तो देखिए सॉलिड के अंदर जो डिफ्यूजिबिलिटी होती है वो बहुत, मतलब होती ही नहीं है। सॉलिड में हम किसी दूसरे सब्सटेंस को कैसे मिक्स कर सकते हैं, सॉलिड में मैंने कहा सॉलिड है, सॉलिड है, मुझे सॉलिड में अंदर सॉलिड मिक्स करना है, हाउ कैन आई डू, कैसे किया जा सकता है, तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। लाइक जैसे शुगर है, शुगर है, शुगर में मुझे क्या ऐड करना है, सॉल्ट ऐड करना है, कैसे ऐड होगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। या तो ऐसा करना पड़ेगा, दोनों को पाउडरेटेड फॉर्म में करना पड़ेगा, बट इवनली मिक्स हो या ना हो, हम कैसे कह सकते हैं। ठीक है। देखिए आगे, तो ये जो डिफ्यूजिबिलिटी है ये सॉलिड के अंदर नहीं होती है, लिक्विड के अंदर होती है। लिक्विड के अंदर हम मिक्स कर सकते हैं, जैसे वाटर लिया, ठीक है, और आपका मैंने कुछ दूसरा लिक्विड ले लिया, जैसे कि वाटर के अंदर मैंने क्या मिक्स कर दिया, लेमन जूस, लेमन जूस को ऐड कर दिया।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वही मैंने इसकी जगह क्या लिया, हनी, सॉरी हनी ऑयल, ऑयल भी तो लिक्विड है, बट ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, तो यानी कि लेस अमाउंट में, बहुत कम चीज़ें, मतलब वाटर में मोस्टली चीज़ें डिजॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ यहाँ पर जो हाईली डेंस चीज़ें होंगी वो मिक्स नहीं होंगी। ठीक है, गैसेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, गैसेस के अंदर मिक्स हो जाती हैं जनरली चीज़ें, हाईली क्या होते हैं, डिफ्यूजिबल, यानी एक गैस दूसरी गैस में बहुत तेजी से मिक्स हो सकती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में लो होती है, जिस वजह से वो रिजिड हो जाते हैं, क्योंकि पार्टिकल पास पास आ जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी लो होने की वजह से ही आपका जो फोर्स होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, लिक्विड के अंदर इंटरमीडिएट होता है, मतलब सॉलिड से ज्यादा होगा, लिक्विड से कम होगा। सॉरी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सॉलिड से ज्यादा होगी और लिक्विड से कम होगी। काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, गैसेस से कम होगी लिक्विड के अंदर। और आपकी जो गैसेस होती हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। जैसे यहाँ पर जो सॉलिड है, क्रिस्टलाइन हो गया, अमॉर्फस सॉलिड, सॉलिड्स को हम दो कैटेगरी में, ट्रू सॉलिड्स और सूडो सॉलिड्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अमॉर्फस हो गया, ये हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे। इसमें लिक्विड्स हो गया जैसे ऑल फ्लूइड्स, ठीक है, जो भी बह सकते हैं, ऑयल, वाटर, काइंड ऑफ थिंग्स। और गैसेस के अंदर ये रही आपकी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। पूरा टेबुलर फॉर्म में आप लोगों के सामने है, इस लोग को आप स्क्रीनशॉट लेकर आप रिवाइज कर सकते हैं इसको। चलिए, नाउ अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, कि रबर बैंड चेंज इट्स शेप देन वाई इट्स कॉल्ड सॉलिड। रबर बैंड अपनी शेप को चेंज करता है, लेकिन उसको सॉलिड क्यों कहा जाता है? ठीक है, देखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि शेप कब चेंज करता है, फोर्स अप्लाई करने पर। फोर्स अप्लाई करने पर जो सॉलिड है वो अपना क्या शेप को चेंज करता है। ठीक है, आपने फोर्स को रिमूव किया, शेप वापस से रीगेन हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आप लोगों के लिए? हाँ भाई, तो ये क्वेश्चन आता है, सॉल्ट एंड शुगर डू नॉट अपीयर्स टू हैव फिक्स शेप। देखिए, सॉल्ट और जो शुगर होता है वो ऐसा नहीं लगता है कि उनका जो शेप है वो फिक्स है। ठीक है, और लेकिन फिर भी उनको हम सॉलिडली क्यों कहते हैं? देखिए, क्या होता है, जब आप इनको जब हम इनको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे, यानी कि जब इनको पार्टिकल लेवल पे देखेंगे, तो इनके जो पार्टिकल, इनके जो क्रिस्टल होते हैं, उनका जो शेप होता है वो फिक्स होता है। उनका जो शेप होगा वो एक ही जैसा होगा, जिस वजह से हम इनको किस में रख देते हैं, सॉलिड्स के अंदर रखते हैं। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट आगे। हाँ भाई, यहाँ पर आता है डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन मतलब एक मैटर जो है वो दूसरे के अंदर, मतलब कैसे इंटरमिक्स हो रहे हैं। देखिए, डिफ्यूजन सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस के बीच कैसे कैसे होता है। डिफ्यूजन स्लो होता है सॉलिड के अंदर, यानी सॉलिड के अंदर किसी चीज को मिक्स कर पाना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, लिक्विड के अंदर सॉलिड से फास्ट होता है, लेकिन गैसेस से कम होता है। डिफ्यूजन बहुत अच्छा होता है गैसेस के अंदर। डिफ्यूजन मतलब जैसे यहाँ पर हमने कोई चीज है देखा होगा ना कि लेट्स यहाँ पर देखिए, डिफ्यूजन गैसेस के अंदर बहुत ज्यादा होता है। हमें यहाँ पर कोई सब्सटेंस रखा है, ठीक है, यहाँ पर जैसे कुछ जल, आपने देखा है कभी ऐसा फील होता है कुछ जल रहा है, कुछ जलने की महक आ रही है। वो कैसे होता है? वो हवा में उस पार्टिकल से, लेट्स से कि यहाँ पर कुछ जल रहा है, समथिंग इज बर्निंग। ठीक है, यहाँ पर जब कुछ जल रहा है तो जलने की स्मेल क्या होगी, बहुत तेजी से एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाएंगे। ये जो चीज जल रही है इसके पार्टिकल्स मिक्स होने के बाद ये बहुत तेजी से फैलेंगे और हम इसको स्मेल कर सकते हैं। समझ में आया? चलिए, अब आता है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। मैटर अपनी स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं, और क्या चेंज, मैटर का जो चेंज, क्या चीजों की जरूरत होती है चेंज करने के लिए। पहले तो देखिए कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर सॉलिड दिखाया गया है, सॉलिड अपने आप को चेंज कर रहा है किसमें, गैस में और लिक्विड के अंदर। लिक्विड अपने आप को चेंज कर रहा है किसके अंदर, गैस और सॉलिड के अंदर। कैसे कैसे कर रहा है वो देखते हैं। देखिए, यहाँ पर
गैसेज पहले सॉलिड देखिए, सॉलिड जब किसके अंदर कन्वर्ट होगा आपका, सॉलिड जब अपने आप को लिक्विड के अंदर चेंज करेगा, ठीक है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है मेल्टिंग, ठीक है, सॉलिड पिघलेगा और अपने आप को लिक्विड में चेंज कर लेगा, दैट्स कॉल्ड मेल्टिंग। और वहीं जब लिक्विड अपने आप को किस में चेंज करेगा, सॉलिड के अंदर, तो उसे फ्रीजिंग कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि जब जमने के दौरान ये पार्टिकल पास पास आ जाएंगे और सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। वहीं जब सॉलिड आपका डायरेक्ट गैसेस के अंदर कन्वर्ट होता है तो इसको सब्लिमेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, सब्लिमेशन कहा जाएगा, ठीक है। और वहीं जब गैस किसके अंदर कन्वर्ट होगी, आपकी सॉलिड के अंदर, गैसेस डायरेक्ट कन्वर्ट होंगी सॉलिड के अंदर, उसको क्या कहा जाएगा, आपका डिपोजिशन या सब्लिमेशन भी कहा जा सकता है, ठीक है। अब जब लिक्विड गैसेस के अंदर कन्वर्ट होता है उसको इवेपोरेशन कहेंगे, और जब गैसेस जो है वो आपका लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होती हैं तो उसे कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। इन प्रोसेस को एक बार एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। देखिए, हम बात करते हैं पहले सॉलिड की। जब सॉलिड जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, आपका लिक्विड के अंदर, तो क्या कहा जाता है इस प्रोसेस को, आपका मेल्टिंग। एग्जाम्पल के लिए सॉलिड्स हैं, किसमें कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में, लिक्विड के अंदर, प्रोसेस क्या कहलाई, आपका मेल्टिंग, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे वाटर, आइस, इट्स नॉट विजिबल, आइस किसमें कन्वर्ट हुआ, वाटर में, ठीक है, पिघलने के दौरान, समझ में आया। दूसरा सेकंड क्या है आपका, जब आपका लिक्विड किसमें कन्वर्ट हुआ, लिक्विड कन्वर्ट हुआ सॉलिड में, सॉलिड, इसका रिवर्स प्रोसेस हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग, यानी सॉलिड का मतलब लिक्विड का जम जाना, सॉलिडिफिकेशन, यानी कि पानी को जब हम किसमें कन्वर्ट कर दें, आइस में, फ्रीजर में कन्वर्ट करा दें आइस की फॉर्म में, तो वो क्या हो जाएगा, आपका फ्रीजिंग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड आता है आपका, जब सॉलिड डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट होते हैं, गैसेस में, इसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के दौरान जो सॉलिड होता है वो सीधा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैसेस के अंदर। एग्जांपल के लिए आपका कैम्फर, कपूर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, नेप्थलीन बॉल्स जो होती हैं वो डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, आपके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। और वहीं पर जब आपका गैसेस किसमें कन्वर्ट होती हैं, सॉलिड्स के अंदर, वो क्या कहलाता है, आपका डिपोजिशन। समझ में आया। अब जब लिक्विड आपका किसमें कन्वर्ट होता है, फिफ्थ, लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। और वहीं पर जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी उसको हम क्या कहेंगे, आपका कंडेंसेशन। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, वही चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर किस तरीके से हो रहा है। देखिए, किन कारणों से होता है, जो मैटर के जो स्टेट में चेंज हो रहा है वो किन फैक्टर पे, किन कारणों की वजह से होता है, उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो वो दो चीजें हैं, एक तो चेंज आना टेम्परेचर में बदलाव आना, दूसरा प्रेशर में बदलाव आना, ठीक है। इन दोनों चीजों पर मैटर की स्टेट डिपेंड करती है, ठीक है। कैसे, जब हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड को हमने हीट किया, सॉलिड को हमने गर्म किया, तो गर्म करने के दौरान क्या होगा, ये इसके अंदर क्या चेंजेस होगी, इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, मोशन में आना स्टार्ट होंगे,
ठीक है, और वो क्या करना स्टार्ट करेंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो जब मूव करना स्टार्ट कर देते हैं तो सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और मेल्ट होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड्स के अंदर। इज इट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर किस हिसाब से आपका चीज़ों पर देखिए, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट डालेगा, जैसे आपके पास सॉलिड है, सॉलिड को अगर मैंने हीट किया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके, लिक्विड में। और वहीं मैंने अगर लिक्विड को हीट किया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस में। ठीक है, इनका उल्टा प्रोसेस, अगर मैंने गैस को कूल कर दिया, ठंडा कर दिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, लिक्विड में, कंडेंसेट हो जाती हैं। और वहीं मैंने सॉलिड्स को भी, लिक्विड्स को भी कूल कर दिया तो वो क्या हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, सॉलिड के अंदर वापस से कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर का इस तरीके से इन पर असर होता है। आगे देखिए, टेम्परेचर इज डिग्री टू हॉट डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस, यानी किसी चीज की हॉटनेस और कूलनेस को नापने की जो यूनिट है वो क्या होती है, टेम्परेचर होती है। ठीक है, टेम्परेचर क्या कहलाएगा, आपका तापमान। ठीक है, किसी चीज को मेजर करने का मतलब, किसी चीज की हॉटनेस को और उसकी कूलनेस को मेजर करने को हम टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। ठीक है, और पार्टिकल्स क्या करने लगते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, उनका जो मोशन होगा इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, किसकी, पार्टिकल्स की। तो पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इज इट क्लियर? लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, यहां पर आपको दिखाया जा रहा है कैसे एक सब्सटेंस जो है वो चेंज हो रहा है। ये आइस है, आइस किस तरीके से वाटर के अंदर अपने आप को चेंज करा रही है। ठीक है, व्हेन हीट ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस, जब किसी सॉलिड सब्सटेंस को हीट किया जाता है तब क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जो सॉलिड है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट मतलब लिक्विड में आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां पर जाकर, जिस टेम्परेचर पर जाकर आपका जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट आपके दो फेजेस पे काम देखो, सॉलिड एंड लिक्विड्स आर इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट बोथ साइड्स, बोथ सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट एग्जिट सिमुलटेनियसली। ठीक है, देखिए मेल्टिंग पॉइंट जैसे आइस है, क्या मतलब हुआ इस चीज का, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है आपका, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और वहीं पर जो वाटर होता है वो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, वो भी आपका 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर की बात हो रही है, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, और आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है आपका, 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना स्टार्ट करती है और पानी जमना स्टार्ट करता है। समझ में आ रहा है? इसी की यहाँ पर बात की गई थी। ठीक है, और आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट आगे देखते हैं, फ्यूजन। ठीक है, फिजन और फ्यूजन दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक में मॉलिक्यूल्स का टूटना होता है और एक में मॉलिक्यूल्स का जुड़ना होता है। देखिए, मेल्टिंग पॉइंट एट विच आइस, ठीक है, अ सॉलिड टर्न इनटू वाटर इन लिक्विड इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर इसको कैल्विन में देखें तो 273.16 कैल्विन होता है आपका। इसका कन्वर्जन भी देखेंगे अभी कि किस तरीके से इसको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर कोई लिक्विड है वो अपनी स्टेट को चेंज करके गैसियस स्टेट में जाना स्टार्ट कर दे, उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। देखिए, लिक्विड इज डिफाइंड एज टेम्परेचर एट विच वेपर, ठीक है, क्या, एटमोस्फेयर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर। समझ में आया? देखिए यहां पर जैसे वाटर है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाता है, आपको पता है सभी को, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है। ठीक है, यानी 373 डिग्री केल्विन के ऊपर पानी होगा आपका क्या, बॉईल होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट।
इससे कम तापमान पे पानी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, बट जब इवेपोरेशन मतलब उसके वेपराइजेशन की बात आएगी तो उसको 100 डिग्री टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। लेटेंट हीट, ये लेटेंट क्या होता है? लेटेंट हीट का मतलब क्या है? देखिए, लेटेंट हीट, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। आपने देखा होगा आइस, आइस अपना टेम्परेचर तब तक इंक्रीज नहीं करता है जब तक वो कंप्लीटली लिक्विफाइड नहीं हो गया है, लिक्विड यानी वाटर में कन्वर्ट नहीं हो गया है। ठीक है, तब तक वो अपना टेम्परेचर राइज नहीं करता है। तो वो मेल्ट कैसे हो रहा है? मेल्ट वो ऐसे हो रहा है, आइस ने क्या किया है, लेट्स से कि एक आइस है, आइस का ब्लॉक है, ठीक है, क्यूब है आइस का। आइस ने क्या करा, अपने आसपास की जो सराउंडिंग हीट थी उसको एब्जॉर्ब किया। ठीक है, सराउंडिंग सराउंडिंग हीट का इस्तेमाल किया, हीट अपने अंदर ली और अपना टेम्परेचर मतलब अपने टेम्परेचर बढ़ाए बिना अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लिया? लिक्विड में, वाटर में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। जब तक ये आइस पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाएगी तब तक इसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। क्यों? मैंने भी बताया, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो होता है वो क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आया? ये क्या होता है? आपका आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये। देखिए, अब बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की। ठीक है, पिछले स्लाइड में हमने देखा लेटेंट हीट ऑफ फिजन की, देखा हमने कि किस तरीके से जो सब्सटेंस है वो लिक्विफाइड हो रहा है बिना अपना टेम्परेचर बढ़ाए। ठीक है, और वहीं पर यहाँ बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की, यानी कोई सब्सटेंस है वो अपना टेम्परेचर को बढ़ाए बिना अपना लिक्विड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, हीट एनर्जी। ठीक है, वो अमाउंट हीट, उस अमाउंट की हीट एनर्जी जो 1 kg किसको, लिक्विड को गैसियस स्टेट में लाने के लिए जो मददगार हो सकती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है ना, उससे हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जैसे पानी है, वाटर, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और पानी जब इवेपोरेट होना स्टार्ट होता है तो वो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है। क्या होगा कि जैसे आप एक पॉट के अंदर इसको हीट सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आप इसको गर्म कर रहे हो, पानी को, पानी को गर्म कर रहे हो, पानी ने अपना टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया। ठीक है, नॉर्मल पानी 25 डिग्री सेल्सियस पे था, 25 से 50 होगा। ठीक है, 50 से 60, 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, 70 से 100 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। उसके बाद आप देखते हो कि इसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया है। ठीक है, तब क्या हो रहा है वहां पर, वो हीट तो आप लगातार कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहे हो, बट तब क्या हो जाएगा वहां पर, वेपर स्टार्ट हो जाएगा, वेपराइजेशन, यानी पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद वो अपना टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, तो वो टेम्परेचर जा कहाँ रहा है? वो आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाता है। समझ में आया? यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर यानी अपने बॉइलिंग पॉइंट पर जाने के बाद सब्सटेंस ने अपना टेम्परेचर बढ़ाना, यानी जो स्टेट था, लिक्विड था, वाटर था, उसने अपना टेम्परेचर बढ़ाना बंद कर दिया है और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? आपका वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। समझ में आया? वाटर वेपर के अंदर। क्लियर? ओके, चलिए, अब जो प्रोसेस मैंने आपको समझाई थी कि सब्लिमेशन क्या होता है, इवेपोरेशन, वो देख लेते हैं। सब्लिमेशन, सॉलिड का डायरेक्ट गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन कहलाता है। ऐसी प्रोसेस है जिसमें सॉलिड सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस स्टेट में, बिना किसी लिक्विड स्टेट में आए। ठीक है, मतलब जनरली क्या होता है, जैसे आइस है, बर्फ पिघलती है, वाटर बनती है, फिर उसके बाद किस में आती है वो? आपका गैसेस स्टेट में, यानी वाटर वेपर में आता है। ठीक है, वेपर। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां पर ये बीच वाला जो स्टेप है, ठीक है, ये तो एग्जांपल आइस का है, बट नॉर्मली जैसे आपका ये कैम्फर है, ठीक है ना, ये आपका ड्राई आइस का ब्लॉक हो गया। यहां पर क्या होगा, सॉलिड से
डायरेक्ट किस में आ जाएगा सब्सटेंस, गैसियस स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है आपका, सब्लिमेशन कहा जाता है। उल्टा भी ऐसा ही होता है कि गैसियस स्टेट से किस में आ जाए, सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, वो भी क्या कहलाएगा आपका, वो भी सब्लिमेशन कहलाएगा। और नॉर्मल हम उसको डिपोजिशन भी बोलते हैं। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। अब प्रेशर को चेंज करने पर क्या इफेक्ट आता है आपके मैटर के स्टेट पर। देखिए यहां पर ये आपको दिखाया गया, ये गैस के पार्टिकल्स हैं, ये गैसेस हैं। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज किया गया, इस पिस्टन को नीचे की तरफ प्रेस किया गया सिलेंड्रिकुलर ट्यूब के अंदर, वैसे वैसे आप देख सकते हैं किस तरीके से पार्टिकल्स क्लोज आते गए। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, ये लिक्विफाइड हुए, लिक्विड में कन्वर्ट हुए, लिक्विड्स के अंदर, और यहां पर और प्रेशर अप्लाई करने पर ये सॉलिड्स में कन्वर्ट हो गए, यानी कि पार्टिकल्स बेहद नजदीक आ गए। ठीक है, जब आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, आपके क्लोज आते जाएंगे और यहां पर ये अपना स्टेट चेंज कर देंगे। इज इट क्लियर? ओके, यानी प्रेशर का कैसे असर पड़ेगा, प्रेशर यानी दबाव डालने पर जो सब्सटेंस आपने देखा है ना, प्रेशर अप्लाई करने पर जो आपकी गैसेज होती हैं वो लिक्विफाइड हो जाती हैं, और उनको हम सिलेंडर में क्या नाम है ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर सिलेंडर्स में फिल करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर जो लिक्विड है, ठीक है, वो किस में जाता है, आपका गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है ऑफ कोर्स। देखिए जब इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होगा, आपका गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। समझ में आ रहा है? एनी टेम्परेचर बिलोइंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट इट्स कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होगा, जब कोई सब्सटेंस है, ठीक है, कोई लिक्विड है, एनी लिक्विड, क्या हो अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम पर, ठीक है ना, अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम पर अपनी स्टेट को चेंज कर देता है, गैसियस स्टेट में आ जाता है, उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, और वेपराइजेशन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट पर जब कोई सब्सटेंस अब गैसियस स्टेट में आता है तब हम उसे इवेपोरेशन कहते हैं। क्लियर है डिफरेंस दोनों के बीच का? एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना, यहां पर आपको दिया गया है, ठीक है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, और बहुत सारी चीजें आपके किस में कन्वर्ट होती हैं, जैसे आपका हमने बात की परफ्यूम है, ठीक है, आपका सैनिटाइजर, एसीटोन वगैरह सारे क्या होते हैं, आपको ये इवेपोरेट होते हैं। पेट्रोल हो गया, ठीक है, समझ में आया, ये क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, ये इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इवेपोरेशन क्लियर हो गया। अब कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, देखिए वो आता है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे प्रभावित करता है, देखिए टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, इवेपोरेशन बढ़ जाता है आपका। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, इवेपोरेशन बढ़, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज, कब, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब क्या हो जाएगा, आपका इवेपोरेशन बढ़ जाता है, यानी टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इवेपोरेशन के। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया किस तरीके से प्रभावित करता है, सरफेस एरिया देखिए, आपने एक क्या नाम है कप में पानी लिया, एक कटोरी, एक बाउल के अंदर पानी लिया, और एक वहीं पर एक बड़ी प्लेट के अंदर पानी लिया, तो दोनों में से पानी कौन सा इवेपोरेट जल्दी होगा, जाहिर सी बात है जो बड़ी प्लेट में पानी लिया गया होगा। ठीक है, उसका पानी इवेपोरेट बहुत जल्दी होगा, क्यों, क्योंकि वहां पर उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है। ठीक है, सरफेस एरिया हमने वहां पर उसका इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज करने पर, सरफेस एरिया इंक्रीज करने पर इवेपोरेशन बढ़ जाता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं स्टेटमेंट, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ाने पर आपका जो इवेपोरेशन होता है वो भी बढ़ जाता है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी हवा में, इन एयर, हवा में नमी की मात्रा। ठीक है, ये भी, इससे भी एक मेन फैक्टर हो जाता है इवेपोरेशन को प्रभावित करने वाला। अगर हवा में ह्यूमिडिटी है तो आपका जो इवेपोरेशन होगा वो डिक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट है आपका एयर के अंदर। ठीक है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी बढ़ने पर इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है।
ठीक है। वाटर वेपर तो ऑलरेडी कहाँ मौजूद है आपका एयर के अंदर, तो बाकी कहाँ जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका एक फैक्टर हो जाता है अफेक्ट करने वाला, ठीक है। आपने देखा होगा ना बरसाती दिनों में नॉर्मली या ठंड के समय में कपड़े सूखने में हमें 2 से 3 दिन लगते हैं, ठीक है। और वहीं गर्मियों के समय में वो क्या होता है, मात्र 1 से 2 घंटे के बीच में आपके जो कपड़े होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। हवा की गति, हवा की गति भी डिपेंड करती है मतलब पर डिपेंड करता है आपका इवेपोरेशन। अगर विंड की जो स्पीड है वो तेज है, स्पीड ऑफ विंड क्या है, तेज है, तो वहां पर इवेपोरेशन क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। हवा की स्पीड बढ़ने पर भी इवेपोरेशन बढ़ जाता है। समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। कूलिंग इफेक्ट, देखिए जब इवेपोरेशन होता है ना तो वो कूलिंग इफेक्ट जनरेट करता है, ठीक है। इवेपोरेशन जो होता है वो कूलिंग इफेक्ट जनरेट करेगा जब सब्सटेंस इवेपोरेट हो रहा है। देखिए जैसे अर्थन पॉट है, ये मिट्टी का एक घड़ा है, ठीक है। ये क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जर्नली इसके अंदर हम नॉर्मल वाटर डालते हैं और ये ठंडे पानी में कन्वर्ट हो जाता है। वो कैसे कन्वर्ट होगा, देखिए क्या होता है, इस घड़े में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, मतलब मिट्टी का है तो उसमें पोर्स होंगे। अब वो जो अंदर पानी है वो इन पोर्स से बाहर की ओर आ रहा होता है, ठीक है। सरफेस पर आने के बाद बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, आपको पता है टेम्परेचर ज्यादा इवेपोरेशन बढ़ता है, तो बाहर के टेम्परेचर की वजह से ये जो वाटर है ये इवेपोरेट होता है। और जब वाटर इवेपोरेट होता है तो सरफेस जो है इसकी वो ठंडी हो जाती है, और सरफेस ठंडी होने की वजह से जो इंटरनल जो वाटर है वो भी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो इवेपोरेशन जो होता है वो कूलिंग इफेक्ट। आप लोगों ने देखा होगा जनरली जब आप अपने ऊपर परफ्यूम को स्प्रेड करते हो स्किन के कांटेक्ट में आने के बाद वो आपको कूलिंग इफेक्ट देता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाता है जब इवेपोरेशन होता है, यानी कि जब वो परफ्यूम इवेपोरेट हो रहा है तो वो आपको कूलिंग इफेक्ट दे रहा है। कभी आपने सैनिटाइजर यूज किया हो, कभी क्या कोरोना पीरियड में तो आप लोगों ने किया ही होगा, तो वहां पर आपने देखा होगा सैनिटाइजर यूज करने के दौरान हाथों को बहुत ठंडक महसूस होती है। वो क्यों? क्योंकि सैनिटाइजर के अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है, अल्कोहल का। और वो अल्कोहल क्या होते हैं, इवेपोरेट होते हैं, तो क्या जनरेट करते हैं, कूलिंग इफेक्ट जनरेट करते हैं। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। एप्लीकेशंस है, क्या है इवेपोरेशन के एप्लीकेशंस, उनको देखते हैं जरा। देखिए आपने देखा जो टू कीप वाटर कूल, पानी को ठंडा रखने में मदद करता है। अभी जैसा मैंने बताया अर्थन पॉट के अंदर क्या होता है, पानी ठंडा रहता है। क्यों रहता है, मैंने अभी आपको समझाया, इवेपोरेशन की वजह से सरफेस पर जो उस घड़े के सरफेस के ऊपर जो पानी आया अंदर से छोटे छिद्र की मदद से, वो क्या हो जाता है, वो आपका इवेपोरेट होता है, और उसी इवेपोरेशन की मदद से वो जो सरफेस है वो क्या हो जाती है आपकी, ठंडी हो जाती है, और उसकी की वजह से अंदर का पानी भी क्या हो जाता है आपका, ठंडा हो जाता है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। आपकी बॉडी को ठंडा रखने के लिए गर्मियों के समय में आपने देखा होगा कि आप लोग कॉटन कॉटन क्लॉथ्स का इस्तेमाल करते हो। कॉटन क्लॉथ्स के पास एबिलिटी होती है मतलब एब्जॉर्बिंग की। तो कॉटन क्लॉथ्स क्या करता है, जो आपका स्वेट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब वो इवेपोरेट होता है, वही जो आपका स्वेट इवेपोरेट हो रहा होता है, तब वो आपकी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देता है, आपकी बॉडी को ठंडक का एहसास कराता है। समझ में आया? आगे देखिए, ये मैंने एग्जांपल दिया आपको कि समर में हम क्यों कॉटन क्लॉथ का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि जो कॉटन होता है वो वाटर एब्जॉर्बेंट काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। जिसके दौरान क्या होता है कि जब हल्की सी भी हवा के कांटेक्ट में आते हो, क्योंकि विंड स्पीड हवा की कांटेक्ट में आया, हवा की स्पीड जब बढ़ती है तो इवेपोरेशन बढ़ता है, ठीक है। तो वो आपको क्या जनरेट करेगा, कूलिंग इफेक्ट देगा आपको, ठीक है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉटन क्लॉथ का इस्तेमाल करते हैं, किसमें, इन समर्स। समझ में आया भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर देखिए कैसे इवेपोरेशन को जो आपको क्या नाम है, कूलिंग इफेक्ट जो जनरेट करता है इवेपोरेशन। यहाँ पे तो ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर गर्मियों के समय में हम जब कॉटन क्लॉथ्स का इस्तेमाल करते हैं, कॉटन क्लॉथ्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या करते हैं, हवा, हल्की सी भी हवा, जब हवा बहेगी तो वो क्या होगा, वहां पर आपको कूलिंग इफेक्ट जनरेट कराएगा, ठीक है। परफ्यूम हो गया, परफ्यूम भी आपको कूलिंग इफेक्ट जनरेट कराता है। कब? जब आप इसको स्प्रिंकल करोगे तो आपको ठंडक महसूस होती है।
एसीटोन का इस्तेमाल करोगे, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हो जब आप नेल पेंट रिमूवर है, थिनर, ठीक है, जब आप इसका इस्तेमाल करते हो तो जब ये वेपोरेट होता है तो ये भी आपको ठंडक इफेक्ट देगा। अर्थन पॉट का एग्जांपल मैंने देकर आपको समझाया ही है, ठीक है, समझ में आया भाई, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, तो ये था हमारा क्लास 9th का चैप्टर नंबर आपका पहला। इसमें हमने सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। चैप्टर नंबर फर्स्ट था क्लास 9th का, चैप्टर नंबर फर्स्ट था क्लास 9th का, ये हमने आपका कवर किया है पूरा। तो चलिए भाई, मिलते हैं अगले एक और बढ़िया से शॉर्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।